हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को परीक्षा प्रीमियर लीग में, जहां हम लोग सीयूईटी 2023 के लिए जो है आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो है आपका 2020 सीरीज में हम लोग 20 मिनट से कम में जो है हम लोग 20 सवालों को जो है आपको डिस्कस कराते हैं। और वो जो 20 सवाल होते हैं वो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्विक रिवीजन के लिए। और ये सब जो 20 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस के बाद जो है तैयार किया गया है, जिसमें आपके पीवाईक्यूज भी इंक्लूड रहता है और आपके जो है अदर क्वेश्चंस जो संभावित इस बार आने के चांसेस रहते हैं उनको भी जो है इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 2020 सीरीज में। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आपको पता है हर प्रश्न के लिए आपके पास जो है 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड के अंदर ही जो है आपको क्या करना होगा, अपने आंसर्स जो है आपको बताने होंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिस 10 सेकंड में आपको अपने आंसर्स का चुनाव करके बता देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की 2020 सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो कि आप आज का एनिमल हस्बेंड्री स्पेशल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, लैक्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो, यानी कि भारत में स्तनपान की जो अवधि होती है या फिर जो दुग्ध काल का जो अवधि होता है वो कितना होता है। लैक्टेशन मतलब क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब आपका बछड़ा पैदा होता है उसके 4-5 दिन तक तो हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, और उसके बछड़ा पैदा होने के बाद डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन जिसको कहते हैं, उस समय से लेकर प्रेगनेंसी तक, जब तक वो गर्भवती नहीं होती है उस समय जब तक दूध देती है, उसी प्रोडक्शन काल को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड यानी कि दुग्ध काल कहा जाता है। तो वो कितना दिन के लिए वेरी करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लगभग 310 दिन के लिए यहाँ पे बफेलो के केस में पूछा गया है, तो 310 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओरिजिन ऑफ मेरिनो सीप। सीप का मतलब आपका क्या होता है, सीप यानी कि आपका ओविस एरिस होता है। क्या होता है बाबू, ओविस एरिस। तो ओविस एरिस के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि ओविस एरिस का जो है आपका ओरिजिन मेरिनो सीप का हमारा कहां पर होता है। मेरिनो हमारा फाइन क्वालिटी ऊल के लिए बेस्ट क्वालिटी ऊल हमारा मेरिनो से आता है। मेरिनो एंड इट्स क्रॉस से जो है, मेरिनो से क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी ऊल, उनका जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऊन जो है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऊल जो है, ये हमारा कहां से मिलता है, तो मेरिनो से मिलता है। और मेरिनो की उत्पत्ति स्थान से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तो ये हमारा जो है स्पेन की नस्ल है। और आपका 80% से ग्रेटर देन 80% ऊल प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा मेरिनो और उसके क्रॉस से होता है। क्रॉस प्रोडक्शन फ्रॉम मेरिनो एंड इट्स क्रॉस, फ्रॉम मेरिनो एंड इट्स क्रॉस, मेरिनो एंड इट्स क्रॉस से ही जो है इस चीज का निर्माण होता है। तो मेरिनो एंड इट्स क्रॉस से जो आपका क्या निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऊल इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंथ्रैक्स इज अ डिजीज ऑफ। एंथ्रैक्स जो है हमारा किस चीज की डिजीज है। ठीक है, एंथ्रैक्स के बारे में 2-3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान क्या देना है बेटा। इस एंथ्रैक्स जो है इसी को हम लोग स्प्लिनिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्प्लिनिक फीवर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको स्प्लिनिक फीवर भी कहते हो एंथ्रैक्स को। और यही वो डिजीज है जो मानव से मवेशियों से मानव में ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर फ्रॉम कैटल्स टू ह्यूमन, कैटल टू ह्यूमन। ठीक है, आपका जो मवेशियों में से मानव में ये रोग जो है प्रसारित होता है, मवेशियों से मानव में ये रोग प्रसारित होता है, मवेशियों से मानव में प्रसारित, मवेशियों से मानव में प्रसारित। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मवेशियों से मानव में जो प्रसारित रोग होता है उसी को हम लोग स्प्लिनिक फीवर या फिर एंथ्रैक्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो एंथ्रैक्स कह लीजिए या फिर आप स्प्लिनिक फीवर कह लीजिए, यहाँ पर आंसर यही रहेगा। एंथ्रैक्स किसकी बीमारी है, कैटल्स की। किसके कारण होता है भैया, तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण से जो है ये हमारा रोग लगता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिर इज द इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ। गिर जो है किसका नस्ल है। आपके पास ऑप्शन है बफेलो, काउ, गोट, सीप, यानी कि गिर जो है हमारा इनमें से कहां पर किसका नस्ल होगा, ये चीज आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि गिर इज अ फेमस ब्रीड ऑफ, क्या होगा आंसर। ठीक है, बफेलो, काउ, गोट, सीप, क्या होगा इसमें आंसर। गिर किस चीज की फेमस नस्ल है, तो आंसर हो जाएगा गिर हमारा गाय का देसी ब्रीड है। कैसा ब्रीड है भैया, देसी ब्रीड है। ठीक है, और इसके कर्ल्ड हॉर्न्स होते हैं, कर्ल्ड हॉर्न्स यानी कि जो हल्का सा आपका जो है मुड़ा हुआ जो है सिंह रहता है। ठीक है, कर्ल मतलब मुड़ा हुआ टाइप का। ठीक है, अगला बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा कहां पर स्थित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है करनाल, नई दिल्ली, मुंबई और आपका जो है यहाँ पे आनंद। तो आनंद में तो भैया एनडीडीबी स्थित है। आनंद गुजरात में जो है आपका एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है। और आपका एनडीआरआई जो करनाल है ये हमारा जो है
स्थित है करनाल में, एनडीआर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा करनाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इज अ ब्रीड ऑफ बफेलो, इनमें से कौन सा आपका बफेलो का ब्रीड है? आपके पास ऑप्शन है जर्सी, सिंधी, जफराबादी और बिटुल। ठीक है, अब इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा हमारा जर्सी का, सॉरी गाय बफेलो का नस्ल कौन सा होगा, जर्सी, सिंधी, जफराबादी है ना, और उसके बाद जो है आपका बिटल। तो भैया यहां पर देख लीजिए, जर्सी जो है हमारा क्या है, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काऊ है, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काऊ है ना, ये विदेशी नस्ल है गाय की। उसके बाद अगर बात करेंगे सिंधी की, तो ये हमारे देसी ब्रीड है काऊ की, देसी ब्रीड ऑफ काऊ है ना, देसी ब्रीड ऑफ काऊ। उसके बाद बात करोगे यहाँ पे जफराबादी, तो ये हमारा भैंस की नस्ल है, और बिटल जो है हमारा ये गोट की नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपको ओरिजिन ऑफ जमुना पारी। जमुना पारी बहुत ही फेमस नस्ल है बाबू, ठीक है ना। जमुना पारी से आपका 2-4 पॉइंट पूछा जाता है। जैसे जमुना पारी हम लोग इसको किस चीज के लिए जानते हैं, रोमन नोज इसका खासियत है। दूसरा इसकी खासियत है पैरोट लाइक अपीयरेंस है ना, पैरोट लाइक अपीयरेंस है ना, पैरोट लाइक अपीयरेंस जो है ये इसकी खासियत है। तीसरा चीज है ना, दूसरा यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे रोमन नोज, पैरोट लाइक अपीयरेंस, 2 चीजें हो गई। तीसरी जमुना पारी में आपको एक चीज और क्या ध्यान देना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ जमुना पारी गोट में, ये है कि ये हमारा डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस यानी कि दो प्रयोजनीय नस्ल है ये, है ना। ये हमारा मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता है, और हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी करने वाला ये नस्ल है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन प्लेस जो है इटावा, उत्तर प्रदेश से इसकी उत्पत्ति स्थान है। ठीक, अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कलर ऑफ मुर्रा बफेलो इज। मुर्रा बफेलो की जो रंग क्या होता है, ठीक है, मुर्रा भैंस का रंग क्या है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है डार्क ब्लैक, कॉपर टाइप, ब्राउन कलर, लाइट येलो। तो देखो यहां पर जो है आंसर पूछा गया मुर्रा नस्ल के कलर के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डार्क ब्लैक, या फिर इसको जो है ऑप्शन में कई बार हो सकता है जेट ब्लैक करके भी दे दे। ठीक है, तो जेट ब्लैक का मतलब भी आपका क्या होता है, गहरे काले रंग का जो है ये हमारा होता है। तो मुर्रा भैंस की रंग जो है आपका कितना होगा कलर, तो ये हो जाएगा आपका जेट ब्लैक या फिर डार्क ब्लैक कलर की ये होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन पनीर इज। ठीक है, पनीर में आपका फैट की मात्रा कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा इस तरह से पूछा जाता है जब भी, तो आपको यहाँ पे जब फैट की मात्रा पूछा जाएगा भैया, तो फैट आपका जो है लगभग अराउंड 25% के अराउंड होता है। अगर प्रोटीन की मात्रा पूछा जाएगा अराउंड, तो आपका जो है 17.5% के अराउंड होता है। लैक्टोज की मात्रा अगर पूछ दिया जाए तो लैक्टोज की मात्रा अराउंड 2% के आसपास होता है। इसी में अगर आपको पूछ देगा मिनरल्स की मात्रा कितनी होती है सर, तो 1.5% के आसपास होता है। ठीक है, और मॉइस्चर की मात्रा अगर देखोगे तो मॉइस्चर आपका जो है अराउंड हमारा 54% के आसपास होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको इसी तरीके से आपके एक्सपोर्ट जो है आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, लगभग जो है 28% के अराउंड जो है आपका यहाँ पे फैट परसेंटेज होगा। 25 के नियर बाय ऑप्शन आपका 28 दिख रहा है, इसलिए हम लोग आंसर इसको लगाएंगे। हालांकि 25% के अराउंड जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन हेन ऑन एन एवरेज गिव्स एग। अब भारतीय मुर्गियां जो है औसत में कितनी अंडा देती है, और औसत रूप से जो है अंडा का मात्रा कितना होता है, ये चीज आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो भैया भारतीय मुर्गी के अंडा के हिसाब से देखोगे तो आपका लगभग 50 to 60 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, और आपका एक अंडे का वजन, वेट है ना, वेट जो अराउंड आपका 50 to 60 ग्राम के आसपास होता है। ऑन एन एवरेज 57 ग्राम हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर्स बात करोगे तो नंबर्स में अगर देसी की बात करेंगे इंडियन, तो देसी मुर्गियां जो है 60 एग्स तक दे सकती है। लेकिन एक्सोटिक यानी कि विदेशी की बात करोगे तो अप टू 240 से 260 अंडे तक भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आपका व्हाइट लेग हॉर्न है, कौन सी नस्ल है ऐसी जो देती है, इसका नाम है व्हाइट लेग हॉर्न, जो कि आपका सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करती है। ठीक है, और मांस के लिए अगर देखोगे मीट पर्पस के लिए, तो मीट पर्पस के लिए या फिर कह लीजिए चिकन पर्पस के लिए, तो आपका बेस्ट जो है वो कौन सा होता है, तो आपका बेस्ट जो है प्लाईमाउथ रॉक जो नस्ल है ये हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, प्लाईमाउथ रॉक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लाईमाउथ रॉक जो है मीट पर्पस के लिए हमारा बेस्ट नस्ल मानी जाती है मुर्गी की। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन अंडा कितना देता है लगभग इंडियन मुर्गियां, तो एक औसत में आपका जो है ये 60 अंडे के आसपास देती है। लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस की जो है आपका दुग्ध काल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास। 260 दिन, 210 दिन, 300 दिन, 330 दिन और 360 दिन। तो भैया मुर्रा बफेलो जो है ना, ये आपका जो है बेस्ट, चाहे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन यहीं पर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा।
मुर्रा बफेलो का क्या होगा यहाँ पे, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा बाबू, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन के बाद ये जो है हमारा जेट ब्लैक कलर का होता है, जेट ब्लैक, है ना। तीसरा जो है फैट परसेंटेज जो है आपका कितना होता है इसके मिल्क में, तो 7% की जो है वसा की मात्रा पाई जाए। तो 330 दिन का जो है ये हमारा अवधि हो जाएगा। तो लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा भैंस इज 330 डेज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ सीमेन रेफ्रिजरेटर इज डन एट, यहाँ पे सीमेन प्रिजर्वेशन से रिलेटेड 3 चीजें, एक लिक्विड अमोनिया यूज करते हो, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हो, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। उसके बाद दूसरा जो है एज अ क्रायो प्रिजर्वेंट के रूप में हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, तो क्रायो प्रिजर्वेंट के रूप में जो है हम लोग ग्लिसरॉल को यूज करते हैं, ग्लिसरॉल इज यूज्ड, है ना, ग्लिसरॉल इज यूज्ड, है ना। इस चीज को ध्यान देना है। अगला आपको जो है सीमेन कलेक्शन के लिए रेक्टोवेजाइनल मेथड जो होता है वो आपका रेक्टोवेजाइनल मेथड जो है आपका सीमेन कलेक्शन के लिए जो है, सीमेन कलेक्शन के लिए आपका जो है रेक्टोवेजाइनल मेथड जो है उपयुक्त माना जाता है, रेक्टोवेजाइनल मेथड, ठीक है। रेक्टोवेजाइनल मेथड जो है ये आपका उपयुक्त माना जाता है। इसी तरीके से एंगल ऑफ कोन कितना होना चाहिए, तो एंगल ऑफ कोन जो होता है वो आपका 45 डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए, जहां पर आप वीर्य का संकलन करते हैं। उसके बाद जो है उसकी एंगल आपका 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि रेफ्रिजरेशन में जब हम लोग करते हैं तो इसको 5 डिग्री पे, और ये क्यों किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन जब करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमेन, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा तो रेफ्रिजरेशन में उसको रखा जाता है 5 डिग्री से या 5 डिग्री से कम तापमान पर, और उसको जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं मार्केट में, ठीक है, जहां उसकी जरूरत होती है। इस तरह से अगला बात करेंगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ हेन इज, ठीक है, मुर्गियों की एक औसत तापमान आपका कितना होता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया। 99, 103 है ना, 107 और 110, ठीक है, मुर्गी की औसत तापमान आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर देखोगे ये सब आपके टेम्परेचर फॉरेनहाइट में दिए गए, तो 105 से 107 डिग्री, तो 105 से लेकर 107 डिग्री फॉरेनहाइट तक जो है होता है, और अराउंड 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स होगा, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर अगर देखोगे तो बर्ड्स में इन सब में ज्यादा होता है एज रेस्पेक्ट टू द एनिमल्स, जो भी पशु को हम लोग पढ़ते हैं उसके अपेक्षा इनमें जो है आपकी ज्यादा होती है। इसी तरीके से काऊ का पूछ देगा कोई तो कितना होगा, 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसी के हाराहारी में आएगा, ठीक है ना, जो भी ऑप्शंस रहेंगे तो आपको लगाना है। एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन पनीर इज, ठीक है, पनीर में आपका प्रोटीन का औसत मात्रा कितना होता है, अभी मैंने बताया था 17.5% प्रोटीन पाया जाता है, तो उसके हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे आंसर में अगर देखोगे तो आपका 18% वाला ऑप्शन ज्यादा उपयुक्त होता है, लेकिन नहीं दिया है तो 20% के आसपास वाले ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। वैसे आपका आंसर जो है इसको आप चेंज करके क्या कर सकते हो, 18% के 18 से या फिर 17 से 19% इसको आप कर सकते हो, और यही हमारा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आवर्स रिप्लाई डेवलप्ड द एग, है ना, आवर्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द एग इन द हेन आर, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड का जो समय होता है ये आपको 21 से 23 घंटा है ना। तो यहाँ पे आवर्स कितना चाहिए, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे एक बार 18 से 20, 22 से 24, 28 से 30 और 30 से 35 घंटा। तो अंडा बनने के लिए अब देखो एग की फॉर्मेशन जो होती है ना, फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनफंडिबुलम में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो इनफंडिबुलम में होता है, ठीक है, इनफंडिबुलम में हमारा जो है फर्टिलाइजेशन वहाँ पे टेक्स प्लेस, है ना, ओवरी आपका। उसके बाद यहाँ पे अगले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अंडर टाइम पूछा है तो 22 से 24 घंटा, ठीक है, इतना जो है लग जाता है घंटे। अगले बात करेंगे हम लोग व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, यानी कि मिल्क का जो सफेद रंग होता है वो फैट ग्लोब्यूल्स, केजीन, कैरोटीन। तो भैया देखो व्हाइट कलर जो होता है वो हमारा किसके कारण होगा, व्हाइट कलर जो होता है ये हमारा मुख्य रूप से केजीन के कारण से होगा। केजीन अगर ऑप्शन में ना दिया रहे तो मिल्क प्रोटीन के कारण से होगा। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ दिया इसी में मान लो ब्लूइश कलर वगैरह का, तो ये सब आपके राइबोफ्लेविन के कारण से होगा। यहाँ पे अगर येलो कलर पूछ दिया, येलो कलर जैसे गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा पीला होता है ना, तो वो किसके कारण होगा, तो कैरोटीन के कारण से होगा। तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान देना पड़ेगा, व्हाइट कलर, येलो कलर, केजिन, मिल्क प्रोटीन कहाँ पर क्या चीजें होती है। अगला बात करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ पे व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, केजिन के कारण से आपका जो है व्हाइट कलर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज परसेंटेज ऑफ खोआ इन द बफेलो मिल्क इज, ठीक है, औसत आपका जो है खोआ का प्रतिशत बफेलो के मिल्क में कितना होता है। तो बफेलो के मिल्क में आपका औसत खोआ का प्रतिशत जो है ये हमारा लगभग 25% के अराउंड आता है, 20 से 22%, 23% के अराउंड रहता है। तो नियर बाय ऑप्शन हम लोग यहाँ पे 25% लगाएंगे, खोआ की मात्रा जो आपका औसत रूप से आता है, ठीक है। तो कुल मिला के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन जर्सी काउ, जर्सी काउ में जो आपके
वसा की मात्रा जो है कितना होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जर्सी काऊ से रिलेटेड गेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है 305 दिन का, है ना। इसी तरीके से देखोगे तो जर्सी आपका सबसे ज्यादा फैट कंटेंट वाली गाय है ना, हाईएस्ट फैट परसेंटेज जो है इसी में होता है। ऑन एन एवरेज देखोगे तो गाय के दूध में जो आपका 4% तक फैट बहुत है, 3.5 से 4.5% तक, लेकिन यहाँ पर जो हाईएस्ट फैट परसेंटेज इसी में होता है अराउंड 5.3 से लेकर आपका जो है 5.5% तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटीन जो काऊ के मिल्क में रहता है वो किस रूप में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सोल्यूबल, ग्लोब्यूल्स, कोलोइडल, इमल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर भैया सोल्यूशन के रूप में आपका लैक्टोज एंड मिनरल्स पाया जाता है, सोल्यूशन के रूप में आपका लैक्टोज एंड मिनरल्स पाया जाता है। लैक्टोज एंड मिनरल्स जो है वो हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। इसी तरीके से इमल्सन के रूप में जो है बाबू आपका क्या पाया जाता है, तो फैट पाया जाता है, फैट पाया जाता है। और इसी तरीके से बाबू पूछ दिया आपको आंसर में कोलोइडल फॉर्म में क्या पाया जाता है बेटा, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन जो है वो मुख्य रूप से आपके कोलोइड के रूप में पाया जाता है मिल्क में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर प्रोटीन पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा कोलोइडल फॉर्म में जो है हमारा पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलेटेड टू, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस। तो ये जो हमारा एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हमारे जो है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन को हम लोग जो है मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन इसको हम लोग कहते हैं। तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो है किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हम लोग ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो भैया राइबोसोम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है आपका राइबोसोम करता है, प्लांट्स में, सेल में, एनिमल सेल में राइबोसोम का काम है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना, है ना। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि जो भी बच्चे सीयूईटी के लिए तैयारी करने में घबरा रहे हैं या परेशान हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग मॉक टेस्ट, है ना, उन लोगों के लिए हम लोगों की जो रिवीजन करने के लिए आपका 2020 सीरीज, प्रैक्टिस के लिए परीक्षा प्रीमियर लीग, है ना। और जिन्होंने अभी तक कुछ कोर्स ही नहीं पढ़ा है और अगर चाहते हैं कर सकते हैं, अगर 10-12 दिन में, है ना, अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं तो उनके लिए क्रैश कोर्स। तो ये सारे चीजें जो है बच्चों आपके बेसिक शिक्षा के वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी चीजें अवेलेबल है। नीचे आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वहां पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, PYQs, है ना, सारी चीजें आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट है ना, वो भी चीजें जो आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ऐप पे, जाके उसको आप लोग अप्लाई करिए, उसको सॉल्व करिए। और अगर आप चाहते हैं तो मॉक टेस्ट को वहां से आप इनरोल भी हो सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट T20 सीरीज में, जहां पे बातें होंगी, रिवीजन होंगी और आपका प्रैक्टिस होगा भरपूर। धन्यवाद।